नमस्कार मित्रों, विज्ञान ने बहुत उन्नति की है और विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत आसान और सहज भी बनाया है। यदि हम बात करें चिकित्सा विज्ञान की, तो चिकित्सा विज्ञान में भी बहुत खोज हुए हैं, बहुत उन्नति हुई है। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि चिकित्सा विज्ञान में जितनी खोज हुई है, उसने हमारी प्राकृतिक जो शक्ति थी, प्राकृतिक जो हमारी निरोगता की क्षमता थी, हमारे स्वास्थ्य की जो प्रवृत्ति थी, वो अवश्य हमसे छीन ली है और हम शक्तिहीन और रोगी बनकर रह गए हैं। आपने देखा होगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ प्राणी प्राकृतिक जीवन में पूरा जीवन सुख से, निरोगता से जी लेता है। लेकिन जब से स्वास्थ्य विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में नई नई खोजें हुई हैं, हमारा जीवन एक तरह से आश्रित होकर रह गया है। हमारी बहुत सारी जो प्राकृतिक क्रियाएं होती थी, जो सहजता से स्वतः संपन्न हो जाती थी, आज उनमें भी चिकित्सा विज्ञान अपना परामर्श देता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आज बहुत लोगों के पेट साफ नहीं होते, पेट साफ न होने वाले एक बड़ी आबादी हमारे साथ रहती है और उनके लिए पेट साफ करने के लिए चिकित्सकों से परामर्श लेना पड़ता है, या किसी ना किसी तरह की पाउडर, कोई टैबलेट, कोई लिक्विड सिरप लेना पड़ता है, तब जाके कहीं पेट साफ होता है कि नहीं होता। लेकिन कुछ उनको संतुष्टि हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इतने प्रयास करने के बावजूद भी अपना पेट साफ नहीं कर पाते और उनके लिए पेट साफ करना भी एक जतन बन के रह गया है, जबकि ये स्वयं सहज शारीरिक क्रिया है। इसी तरह हम और क्रियाओं को देख सकते हैं। आपने एक देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि उठते ही आपको दांत साफ करने चाहिए, पेस्ट करने चाहिए, टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जितना हम टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, दांत साफ करते हैं, हमारे दांत उतने कमज़ोर होते जा रहे हैं और आज अधिकांश लोगों के दांत कमज़ोर हैं, ख़राब हैं। वो ना तो चबा पाते हैं, ना किसी कठोर वस्तु को तोड़ पाते हैं। यहाँ तक कि आपको सेब खाना मुश्किल हो गया है। नहीं तो पहले लोग दांतों से जब पेस्ट नहीं करते थे, ऐसे टूथपेस्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं थे, तो वो अखरोट तोड़ लेते थे, बादाम अपने मुंह से तोड़ लेते थे, दांतों से तोड़ लेते थे, खाते थे, गन्ना चूस लेते थे। आज ये तो चीज़ें हमारे लिए असंभव सी हो गई हैं। मैं कह रहा हूँ कि चिकित्सा विज्ञान ने बहुत खोज की, बहुत उन्नति की, लेकिन हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो हमारा स्वास्थ्य कमज़ोर पड़ने लगा है। आज बच्चे तेज़ी से जल्दी कम उम्र में जवान होने लगे हैं और बुढ़ापा भी उतनी तेज़ी से आने लगा है। यदि जल्दी स्वस्थ जवान होंगे, यदि जल्दी वयस्क होंगे, तो निश्चित ही है कि बुढ़ापा भी जल्दी आएगा। और बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापे के साथ जो रोग होते हैं, जो शारीरिक क्षति होती है, जो निर्बलता होती है, वो भी आ जाती है। इसलिए बहुत सारी बीमारियां निरंतर बढ़ रही हैं और कम उम्र में बढ़ रही हैं। हृदय संबंधी रोग आजकल 35-40 साल के बाद आम तौर पर अधिकांश लोगों को हो ही जाता है। कैंसर बढ़ रहा है। और एक और बताऊं, जिस पर आज बताने वाला हूं, क्योंकि हृदय संबंधी रोगों के विषय में तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मैंने बताया भी था कि यदि आप नियमित रूप से कुछ योगासन हैं, जैसे कि आप अंगुष्ठ नासाग्र स्पर्श आसन करते हैं, आप पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं, विपरीत करणी आसन करते हैं, धनुरासन करते हैं, नियमित रूप से हलासन करते हैं, भुजंगासन करते हैं। ऐसे कुछ आसन हैं जिनका नियमित आप अभ्यास करते हैं। वैसे योगासन व योग क्रियाओं के लिए हम अभ्यास शब्द गलत प्रयोग करते हैं। योग की क्रियाओं का अभ्यास नहीं किया जाता है, योग की साधना की जाती है। साधना का अर्थ है कि हम उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, हम उसके प्रति श्रद्धेय दृष्टि रखते हैं, हमारे लिए वो पूजनीय है। यदि हम उसको क्रिया बना लेंगे तो हमारे लिए एक प्रोसेस बन जाता है, और प्रोसेस और श्रद्धा में फ़र्क है। यदि श्रद्धापूर्वक कोई काम करते हैं तो उसका हमारे प्रति एक लागत रहता है, हमारा उसके पास प्रति एक स्नेह भाव आता है और उसका प्रभाव भी ज़्यादा होता है। यदि योगासनों का हम श्रद्धापूर्वक निर्वाह करते हैं, श्रद्धापूर्वक उनका अभ्यास करते हैं, तो हमारा शरीर निरोगी रहता है। और हृदय संबंधी जैसे जटिल रोग हैं, जिनकी कोई आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई स्थायी उपचार नहीं है। दवाएं हैं, लेकिन दवाएं स्थायी समाधान नहीं है। लेकिन योग की जो क्रियाएं हैं, जो प्राकृतिक जीवन शैली है, निश्चित रूप से हम हृदय संबंधी गंभीर से गंभीर जटिल रोगों से बाहर आ सकते हैं, पूर्णतः निवृत्ति पा सकते हैं। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं कि हृदय संबंधी रोग तो विस्तृत क्षेत्र है, उसके बारे में तो मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, तो उसमें बताता जाऊंगा क्या क्या आपको करना है, कैसा खान पीन करना है, किन क्रियाओं का नियमित अभ्यास करना है। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं कि आजकल
चिकित्सा विज्ञान की प्रकृति के साथ और आधुनिकता की सोच पढ़ने के साथ एक ऐसी बीमारी जो पहले लाखों लोगों में एकाध को कभी होती थी, वो भी वृद्धावस्था के अंत में जाके होती थी, आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसे हम पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं, मति भ्रम कहते हैं, मनोभ्रम कहते हैं। इसमें व्यक्ति की स्मृति गायब होने लगती है, उसे कुछ सूझ बूझ नहीं रहता, अपने तक का ख्याल नहीं रहता, वो साइन नहीं कर सकता, अपनी चीज़ों को पहचान नहीं पाता, यहाँ तक कि उसके शरीर हिलता रहता है, हाथ पैर कँपाते रहते हैं, पूरा शरीर हिलता डुलता रहता है। ये गंभीर बीमारी है और ये बीमारी आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 60-65 के बाद अचानक ये बीमारी बढ़ने शुरू होती है और वृद्ध लोगों में ये बीमारी 15 से 25% तक बढ़ गई है। और जितने विकसित लोग होते हैं, जितने संपन्न लोग होते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनमें ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। संपन्नता के साथ ये बीमारी भी आती है, संपन्नता के साथ डिप्रेशन आता है, अनिद्रा की समस्या आती है, आत्मग्लानि की स्थिति बनती है, नपुंसकता की स्थिति बनती है। ठीक उसी तरह से आधुनिकता के साथ, आधुनिक जीवन शैली के साथ हम पार्किंसन डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं, हम मतभ्रम का शिकार हो रहे हैं। और पश्चिमी जगत की बात करें, भारत की बात तो करता ही करता हूँ, पश्चिमी जगत में भी ये बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है। वहाँ तो 25 से 30% तक आबादी में पार्किंसन डिजीज़ और मति भ्रम की स्थितियाँ बन गई हैं। लेकिन ये बीमारी, इस बीमारी को सहजता से न केवल नियंत्रण किया जा सकता है, बल्कि इससे बाहर भी आ सकते हैं यदि समय रहते इस पर हम काम करने लगे। इसके लिए करना क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि चिकित्सा क्या है। तो चिकित्सा बहुत सहजता है कि आप इसके लिए, जैसे शरीर शोधन के लिए हम पंच क्रियाएँ करते हैं, जो हम करते हैं, नेति ज्योति मस्तिष्क आदि करते हैं, उसी तरह हम शरीर शोधन में जो खून की सफाई है, मस्तिष्क की सफाई है, शारीरिक आंतरिक जो तरल हैं उनकी सफाई है, उनकी शोधन के लिए हम कुछ प्राणायाम आधारित क्रियाएं करते हैं, जिसमें पहली क्रिया है नाड़ी शोधन की क्रिया। तो नाड़ी शोधन का आप नियमित अभ्यास करिए। और दूसरी है कि कपालभाति प्राणायाम की क्रिया नहीं है, प्राणायाम आधारित क्रिया है, लेकिन ये शारीरिक तरल हैं। इसमें चाहे मस्तिष्क की तरल हो, चाहे खून हो, या लिम्फ हो, या कोई भी तरल हो, उसकी शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया है। तो आप इनका नियमित अभ्यास करिए। जब नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, नाड़ी शोधन के दौरान हम अनुलोम विलोम में कोई बाएं से सांस लेते हैं, दाएं नासाद्वार से सांस छोड़ते हैं, तो दाएं नासाद्वार से सांस खींचते हैं और बाएं नासाद्वार के सांस हम छोड़ते हैं। इसके कई प्रारूप हैं। कभी हम तीव्रता से एक नासाद्वार से सांस खींच के दूसरे से निकालते हैं, कभी हम इसका कुंकुम के साथ में, कुंभक के साथ में प्रयोग करते हैं। कुंभक का अर्थ है श्वास लेके फेफड़ों में उसको रोकना। एक प्रारूप है कि धीमी गति से हम जो हमारा बायां नासाद्वार है उससे सांस खींचते हैं, फिर बिना कुंभक या कुंभक के साथ में दायां नासाद्वार से उसको छोड़ते हैं और धीरे धीरे छोड़ के फिर धीरे धीरे दायां नासाद्वार से सांस को खींचते हैं। फिर उसको कुंभक या बिना कुंभक के हम जो बायां नासाद्वार है उससे निकालते हैं। तो ये क्रिया करते हैं, इस क्रिया का नियमित अभ्यास करते हैं। इसके कई प्रारूप हैं और सभी प्रारूपों का हमारे शरीर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यदि आप नियमित रूप से इस नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उससे नाड़ियों का शोधन होता है। नाड़ियों का अर्थ है कि रक्त वाहिनियों का, रक्त जो नलिकाएं हैं, रक्त का खून है या लिम्फ है या और दूसरे तरल हैं, उनका शोधन तो होता ही होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो प्राण का प्रवाह रहता है वो यथावत रहता है। उसमें तीव्रता आती है क्योंकि उम्र के हिसाब से, निरोगता के हिसाब से या कई और कारणों से हम यदि ज़्यादा परेशान हैं, कुंठित हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, हम क्रोधित, हम किसी के द्वेष की भावना लिए बैठे हैं, किसी के प्रति घृणा भावना लिए बैठे हैं, इनके प्रति हमारे जो प्राण के संचार में विघ्न आता है, अवरोध खड़ा होता है और उससे हमारे शरीर में निर्बलता आती है। निर्बलता के बाद हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षक शक्ति है, जो हमारी रोग रक्षक क्षमता है, वो कमज़ोर पड़ती है और उसके बाद हम रोगों के शिकार बनते जाते हैं। तो नाड़ी शोधन के माध्यम से नाड़ियों का शोधन होता है, नाड़ियों में जो मल दोष संचित रहता है वो सब साफ होता है और प्राण का जो प्रवाह है उसमें उसकी गति बढ़ती है, प्राण का प्रवाह बढ़ता है, प्राण का संचार शरीर में होता है। इसलिए शरीर के अंदर जो दोष होते हैं या
किसी तरह की निर्मलता पैदा होती है, उसका शोधन होता है। तो नाड़ी शोधन के माध्यम से हमारे शरीर में प्राण का संचार बढ़ता है। प्राण के संचार से हमारी जीवनी शक्ति सशक्त होती है और हम निरोगी रहते हैं, सुखी रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो जो नाड़ी शोधन का यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आप कई तरह के तनावग्रस्त जो रोग हैं उनसे बचे रहते हैं और शरीर के अंदर भी कई तरह की व्याधियाँ नहीं आती। चाहे व्याधि कोई भी हो, शरीर के अंदर व्याधियाँ आती हैं, या तो आप कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज का शिकार रहते हैं, आपके शरीर में खाया हुआ भोजन पचता नहीं, या सहजता से आपका शरीर साफ नहीं होता, तो बीमारियों की शुरुआत होती है। और यदि शरीर की सफाई भी हो लेकिन आपके शरीर के अंदर जो तरल हैं, तरल कई तरह के होते हैं, वात पित्त कफ में भी तरलता रहती है और खून में भी रहती है, लिम्फ में भी रहती है, मस्तिष्क की तरल में रहती है, वीर्य में रहती है। तो जितने भी हमारे तरल हैं, यदि इनमें अशुद्धि का संचार होने लगे और प्राण की शक्ति घटने लगे तो हम रोगी पड़ने की स्थिति में बढ़ते हैं, हम निरोगी होते जाते हैं, हम रोगग्रस्त पड़ने लग जाते हैं। तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उस मल का शमन करता है, उस मल को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। इसलिए हम निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, ज़्यादा प्रफुल्लित और ज़्यादा ओजस्वान रहते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक तो पहला ये प्रभाव है। दूसरा कि मानसिक तनाव से जितने रोग होते हैं उनके लिए जो नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत आवश्यक है। और बिना नाड़ी शोधन प्राणायाम के आप दूसरे श्वसन संबंधी जो प्राणायाम है उनका अभ्यास नहीं कर सकते, और यदि करेंगे तो उनका फल उतना नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, या फिर उनके नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर होंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम श्वसन संबंधी क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे मैं एक बताऊं कि आप यदि कपालभाति का अभ्यास करते हैं, कपालभाति बहुत अच्छी क्रिया है, वो भी नाड़ी शोधन की क्रिया है। इसके माध्यम से आपके मस्तिष्क के अंदर जो कुंठित भावनाएं रहती हैं, दमित भावनाएं रहती हैं, उनका निष्करण होता है, वो बाहर निकलती हैं। और हमारे मस्तिष्क के अंदर यदि किसी तरह के विषाक्त रसायन संचित होते जा रहे हैं या ऐसे न्यूरो हार्मोन्स निष्क्रिय पड़ रहे हैं जो हमें प्रसन्नचित्त बनाते हैं, प्रफुल्लित रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, हमें सक्रिय ऊर्जावान रखते हैं, यदि वो निष्क्रिय पड़ते जा रहे हैं या उनका जो संचरण कम होता है तो उनको बढ़ाता है। तो कपालभाति प्राणायाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कपाल का तो अर्थ ही है कि खोपड़ी को प्रफुल्लित करने वाला, खोपड़ी को तेजस्विता प्रदान करने वाला जो अभ्यास है उसका अर्थ है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति का आप यदि अभ्यास करते हैं तो किसी तरह के मानसिक आघात की, किसी तरह की मानसिक कुंठा की संभावना नहीं रहती। और पार्किंसन जैसी डिजीज़ हैं वो होती उन लोगों को हैं जो एकल ज़िंदगी जीते हैं, जिनकी ज़िंदगी में मानसिक तनाव ही तनाव रहता है, जिनके प्रति किसी का स्नेह नहीं रहता, बच्चे साथ नहीं देते, पति पत्नी में द्वंद्व रहता है, समाज में वो मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। और जो एकांतिक जीवन जीते हैं ऐसे लोग, चाहे कितने भी धन संपन्न हों, कितने भी बड़े लोग हों, कितना भी धन उनके पास हो, लेकिन यदि उनको सम्मान ना मिले, वो कुंठित रहते हैं, वो आत्मग्लानि से भरे रहते हैं। ऐसे लोग किसी ना किसी उम्र की पड़ाव पर जाकर पार्किंसन डिजीज़ के पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से वो पार्किंसन डिजीज़ से न केवल बचे रह सकते हैं बल्कि पार्किंसन डिजीज़ को ख़त्म भी कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। तो कपालभाति में आपको करना क्या है, सीधा सा है कि सुखासन में बैठ जाइए, ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो पद्मासन में बैठिए, कमर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए और दृष्टि जो है आपके पृथ्वी के समतुल्य होनी चाहिए, पृथ्वी के पैरेलल होने चाहिए, सामने होने चाहिए। और आपने करना है कि श्वास कि आपने पूरा गहरा श्वास दोनों नासाद्वारों से खींचना है और उसे झटके के माध्यम से, तीव्रता के माध्यम से बाहर छोड़ना है। ये कपालभाति की प्रोसेस है। कई लोग इसके कई प्रारूप भी बताते हैं, लेकिन मैं प्रारूप पे नहीं जाऊंगा। एक प्रारूप सहज है कि आप सुखासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ के तेज से गहरे लंबे श्वास खींचो और उसको छोड़ते जाइए, इसको क्रम से जारी रखिए। तो कपालभाति का अभ्यास है। कई लोग इसके लिए बैठ के दोनों हाथों को ऊपर झटके से ले जाते हैं, जिससे कि आपके फेफड़ों में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच सके, और फिर उसे झटके से नीचे लाते हैं ताकि आपके फेफड़ों की ऑक्सीजन बाहर जा सके। तो इसके माध्यम से कपालभाति का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग खड़े होकर करते हैं, खड़े लोग तो डायनामिक मेडिटेशन का प्रारूप बन जाता है, वो भी कपालभाति का रूप है। तो यदि आप कपालभाति का नियमित
अभ्यास करते हैं, कपालभाति की नियमित साधना करते हैं, तो न केवल आपकी स्मृति यथावत बनी रहती है, आपके चेहरे का तेज यथावत रहता है, वृद्धावस्था शीघ्र नहीं आती, आपके शरीर में विष प्रभावों का प्रकोप नहीं बढ़ता, जो हानिकारक पदार्थ संचित नहीं होते और आप निरोगी रहते हैं। और पार्किंसन जैसी बीमारी हैं या फिर अनिद्रा जैसी समस्याएं हैं, तनाव है, कुंठा है, हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसी बीमारियां आपके आसपास पे नहीं आती। यदि आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं तो नियमित रूप से आप पहले तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करिए, फिर उसके बाद कपालभाति का अभ्यास करिए। आपकी ये दोनों बीमारियां हैं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावा भी 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने ये अभ्यास खाली पेट करने, इसलिए आपका पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। शौच के बाद ही ये अभ्यास करें। और यदि आप खाली पेट नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत अल्पाहार ले सकते हैं, जिनके बारे में मैंने पहले बताया, और या इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि आप निरोगी जीवन कैसे जी सकते हैं और पार्किंसन जैसी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं या कैसे उनसे स्थायी रूप से मुक्ति पा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा विषय अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें, मित्रों तक उसको शेयर भी करें। और यदि आपने कोई चीज़ पूछनी हुई है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको मेरे पास जितनी भी वैज्ञानिक जानकारियाँ हैं, जो नए नए मेरे पास विषय हैं, उनकी जानकारी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद मित्रों।